चलो, कक्षा 10 पास करने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को बधाई। आज अपने सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का पाठ 1 सूचना का एकत्रीकरण, जिसके मार्क्स हैं आपके 4। सबसे पहले आंकड़ा शास्त्र का उद्भव एवं विकास। मौर्य शासन काल में ईस्वी सन पूर्व 321 से 326 से आंकड़ा शास्त्र में भारत का प्रधान महत्व का रहा है। उसके पश्चात अकबर के शासनकाल में ईस्वी सन 1596 से 97 के दौरान आंकड़ा शास्त्रीय पद्धति का उल्लेख अबुल फजल रचित आईने अकबरी में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, 18वीं सदी में राज्यों के पास से जानकारी को पद्धतिसर प्राप्त करने के लिए आंकड़ा शास्त्र शब्द का उपयोग सीमित था। सन 1749 में जानकारी के पृथक्करण अर्थात विश्लेषण के लिए गॉटफ्रीड एकेन वॉले नाम के आंकड़ा शास्त्री ने जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया था। उसके पश्चात उत्तरोत्तर इसका विकास होते रहा। फिर 17वीं और 18वीं सदी में लाप्लास ने ईस्वी सन 1749 से 1827 और गोसे ने ईस्वी सन 1772 से 1855 में संभावना के सिद्धांत प्रस्तुत करके आधुनिक आंकड़ा शास्त्र की नींव रखी। इसके पश्चात 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में कार्ल पियर्सन ने गणितीय आंकड़ा शास्त्र की रचना की। आंकड़ा शास्त्र के विकास में कार्ल पियर्सन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद गैल्टन ने और फिशर ने गणितीय आंकड़ा शास्त्र का उपयोग विज्ञान, उद्योग एवं राजनीति में किया था। उसके पश्चात 1910 से 1920 के दौरान गॉसेट और फिशर ने आधुनिक आंकड़ा शास्त्र का उपयोग सामाजिक विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में किया था। उसके बाद 1930 के दौरान ई पियर्सन और जे नेमान का योगदान आंकड़ा शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। पश्चात उत्तरोत्तर आंकड़ा शास्त्र की पद्धतियों का विकास होता रहा है। अब इसके पश्चात अपने देखें तो भारत में आंकड़ा शास्त्र का विकास, ये जो ऊपर विकास देखा वो पूरे विश्व स्तर पर हुआ था, और भारत में आंकड़ा शास्त्र का विकास कब से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम भारत में आंकड़ा शास्त्र के विकास में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का प्रधान महत्व का है। उन्होंने भारतीय आंकड़ा शास्त्रीय संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना 1931 में कोलकाता में की। उसके बाद 1941 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम अनुस्नातक कक्षा पर आंकड़ा शास्त्र विषय सिखाने का प्रारंभ किया गया था। सन 1950 में महालनोबिस ने राष्ट्रीय न्यायादर्श जांच नेशनल सैंपल सर्वे
NSS नाम की संस्था प्रारंभ करके जानकारी एकत्रीकरण का कार्य हस्तक लिया। इस संस्था का कार्य क्या था कि भारत की जनसंख्या की गणना करना। उसके पश्चात हाल में यह संस्था राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के नाम से जानते हैं। भारतीय खेती विषयक आंकड़ा शास्त्र संशोधन अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं अपने IASRI, का भी भारत में आंकड़ा शास्त्र के विकास में महत्व का योगदान है। उसके पश्चात आंकड़ा शास्त्र की अलग अलग व्याख्याओं में क्रॉस्टन और काउडन ने व्याख्या योग्य मानी जाती है। उनके अनुसार आंकड़ा शास्त्र ऐसा विज्ञान है जो आंकड़ा की ये जानकारी का एकत्रीकरण, पृथक्करण और अर्थघटन करता है। तत्कालीन समय में उपयोग संख्यात्मक जानकारी के उपरांत गुणात्मक जानकारी के लिए भी होता है। अब आगे अपने देखें कि गुणात्मक और एक संख्यात्मक जानकारी होती क्या है। अब संख्यात्मक एवं गुणात्मक जानकारी जिसे कहते हैं अपने पारिभाषिक शब्द, यानी कि टर्मिनोलॉजी। हर विषय के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो इसमें पहला है अपने समष्टि, जिसे कहते हैं अपने पॉपुलेशन। इसकी अपनी व्याख्या देने जाएं तो इसका व्याख्या इस प्रकार है कि आंकड़ा शास्त्र में अध्ययन के अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मान लो कक्षा 11 बा के विद्यार्थी, जो सभी विद्यार्थी हैं, चाहे बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां, सभी की जो संख्या वो क्या मानी जाएगी, अपनी एक समष्टि। वो पूरी समष्टि एक निश्चित हुई। किसी फैक्ट्री में कार्य करने वाले कामदारों का समूह, वो भी क्या हुई, एक समष्टि हुई। अब समष्टि के प्रकार, पहले समष्टि का आकार देखें अपने। समष्टि का आकार मतलब समूह की संख्या, कितने सदस्य, कितनी इकाइयां उसके अंदर हैं। समष्टि की कुल इकाइयों को समाविष्ट कर सके उसे आकार कहते हैं, जिसे संकेत में कैपिटल N से दर्शाते हैं। कैपिटल N मतलब समष्टि की संख्याएं, वो उसका चिन्ह है अपने कैपिटल N। इसके पश्चात देखें तो समष्टि के प्रकार। समष्टि के प्रकार दो होते हैं, एक शांत समष्टि जिसे कहते हैं फिनिट पॉपुलेशन, और दूसरी होती है अनंत समष्टि जिसे कहते हैं इनफिनिट पॉपुलेशंस। शांत समष्टि मतलब जिस समष्टि की इकाइयां निश्चित हों, यानी इकाइयां परिमित हों, उन इकाइयों की अपनी गणना कर सकते हो, ना उसमें कोई इकाई बढ़ती हो ना घटती हो, तो ऐसी समष्टि को अपने शांत समष्टि कहते हैं। दूसरा प्रकार है इसका अनंत समष्टि, जिस समष्टि की इकाइयां अनिश्चित हों या अपरिमित हों उसे अनंत समष्टि कहते हैं। जैसे अपने बिजली के बल्ब उत्पादन करने वाली इकाई हो, उसमें अपने बल्ब का उत्पादन करते हो, जब बनाया तब बल्ब की स्थिति कैसी थी, चालू अवस्था में थी, और कुछ समय बाद वो बल्ब कार्य करना मान लो बंद कर दे, तो इसके अंदर समष्टि इकाइयां बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, निश्चित होती नहीं है। अब आगे चले अपने, तो समष्टि में से अपने कुछ निश्चित आंकड़ा शास्त्रीय विधि के अनुसार कुछ इकाइयां आपने पसंद करनी पड़ती हैं। ऐसी इकाइयों कहते हैं अपने न्यायादर्श, यानी कि सैंपल। सैंपल आप जानते हो, सैंपल मतलब किसी में से कुछ चीज़ें निकाल के उनका सर्वेक्षण करना, यानी समूह समष्टि की संख्या हमेशा क्या है, न्यायादर्श से कैसी होती है, अधिक होती है।
सैंपल से पॉपुलेशन की वैल्यू हमेशा अधिक होती है, यानी कैपिटल एन इज ग्रेटर देन स्मॉल एन। अब सैंपल न्यायादर्श, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति के द्वारा चयन की गई इकाइयों के समूह को न्यायादर्श कहते हैं। फिर से समझ लो, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति के द्वारा चयन की गई इकाइयों के समूह को न्यायादर्श कहते हैं, जिसे संकेत में स्मॉल एन के द्वारा दर्शाते हैं। यानी इसके अंदर अपने कोई एक निश्चित पद्धति करते हैं, उस पद्धति के अनुसार, जैसे मान लो कक्षा 11 बी के विद्यार्थी, उसमें अपने 5 विद्यार्थी चुनने हैं, तो 5 विद्यार्थी वो चुनने हैं कि जिनके सबसे अधिक परसेंटेज हों, चाहे वो फिर लड़का हो या लड़की हो। तो जो अपने 5 विद्यार्थी चुनेंगे वो 5 विद्यार्थी क्या कहलाएंगे? अपने न्यायादर्श। अब उसके बाद चलें अपने सूचना। सूचना मतलब जो जानकारी है उसे एकत्रित करने की पद्धति को उसे अपने सूचना कहते हैं। सबसे पहले समष्टि एवं न्यायादर्श की समग्र इकाइयों की जांच के आधार पर, समष्टि एवं न्यायादर्श की समग्र इकाइयों की जांच के आधार पर प्राप्त परिणामों के समूह को सूचना कहते हैं। समष्टि की इकाई एवं न्यायादर्श के अलग अलग लक्षणों को चल कहते हैं। समष्टि की इकाई एवं न्यायादर्श के अलग अलग लक्षण को क्या कहते हैं? अपने चल। अब चल के प्रकार होते हैं अपने 2। एक होता है संख्यात्मक चल, दूसरा होता है गुणात्मक चल। संख्यात्मक चल, संख्यात्मक जैसे अपने समझते हैं नंबरिकल, कि जिसे अपने संख्या में दर्शा सकते हों। तो चल लक्षण संख्यात्मक हो तो उसे संख्यात्मक चल कैसे हैं कहते हैं। जैसे कि कामदार की मासिक आय किसमें होगी? रुपए के अंदर। कामदार की उम्र किसमें होगी? वर्ष के अंदर। उससे अलग देखें अपने, जिसे कहते हैं अपने गुणात्मक चल। गुणात्मक चल जिसका आधार निश्चित होता है उसके गुणधर्म पर। यदि चल लक्षण असंख्यात्मक हो तो उसे गुणात्मक चल कहते हैं। जैसे कामदारों में लिंग के अनुसार उनको अलग अलग करना, यानी स्त्री और पुरुष, तो वो क्या हुआ? अपना गुणात्मक चल। शैक्षणिक योग्यता उनकी, वो क्या हुआ? उनका गुणात्मक चल। इस प्रकार जिसे अपने अलग अलग करते हैं, यानी जो गुण के आधार पर निश्चित होते हों, तो उसे कहते हैं अपने गुणात्मक चल। तो ये अपने संख्यात्मक चल और गुणात्मक चल के बारे में आपने समझा। अब आगे चलें अपने तो सूचना के प्रकार। सूचना के प्रकार में 2 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक सूचना और दूसरा है गौण सूचना। प्राथमिक मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन और गौण मतलब सब्सिडरी इंफॉर्मेशन या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राथमिक सूचना जिसे कहें अपने प्राइमरी डेटा, जब कोई भी, अब प्राइमरी डेटा मतलब जिसके द्वारा सर्वप्रथम एकत्रित की गई जो जानकारी है उसे अपने कहेंगे प्राइमरी डेटा। अब इसकी अपने परिभाषा देखें। जब कोई भी अधिकृत संस्था या संशोधक द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध या मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। फिर से समझ लो, जब कोई भी अधिकृत संस्था या संशोधक के द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध व मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। मौलिक मतलब जो उसका स्वरूप है उसी स्वरूप में उसको एकत्रित किया गया हो। जैसे अपने देखें, एक संस्था अपने देश में NSSO
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकत्रित की गई भारत की जनसंख्या की गणना, वो क्या कहलाएगी अपने लिए? एक प्राथमिक सूचना। दूसरी है इसके अंदर गौण सूचना, सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंड डेटा मतलब क्या है? जो प्राथमिक सूचना अपने ने किसी ने एकत्रित की है और उस जानकारी को अपने अपने उपयोग के अंदर लें, तो ऐसी सूचनाओं कहते हैं अपने गौण सूचना। जैसे इसकी व्याख्या देखें अपने, तो जब कोई अधिकृत संस्था या संशोधक दूसरी किसी संस्था ने एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग उसके अध्ययन के लिए करे, तो उस संस्था या संशोधक के लिए वह गौण सूचना कहलाएगी। अब इसमें आपको समझ में आया हो कि पहले जानकारी एकत्रित करने वाली संस्था दूसरी है, पर कोई दूसरी संस्था अध्ययन करना चाहती है, तो वो आंकड़ा की जानकारी पहली जो संस्था है उसके पास से प्राप्त करके जो उसका सर्वेक्षण करे, तो ऐसी सूचनाओं कहते हैं अपने गौण सूचना। अब जैसे देखें अपने, तो जनगणना की संख्या का उपयोग आयोजन पंच करे, तो वह जानकारी आयोजन पंच के लिए गौण जानकारी होगी। जनगणना की संख्या, जनगणना की संख्या को एकत्र करने वाली इकाई कौन सी थी अपनी? NSSO। उसने भारत की जनसंख्या की गणना की। अब अपने देश का आयोजन पंच यानी कि प्लानिंग कमीशन भाई चाहे कि भाई देश के नागरिकों के हित के लिए हमें कोई योजना बनानी है, तो उसकी जानकारी वो उनसे प्राप्त करे, तो उसे कहते हैं अपने, उनके लिए क्या कहलाएगी? गौण सूचना। तो ये अंतर अपने प्राइमरी और गौण सूचना के